नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपको सब्जेक्ट है जियोग्राफी यानी कि भूगोल, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि बीए एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपको सब्जेक्ट है जियोग्राफी यानी कि भूगोल, उसके अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो अंदर मैं आपको लघु उत्तरीय प्रश्न व दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा ताकि आपको दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में अच्छे से पता चल सके। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न में आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, भौतिक भूगोल को परिभाषित करते हुए उसके विषय क्षेत्र की विवेचना कीजिए। यानी कि दोस्तों पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो भौतिक भूगोल होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको भौतिक भूगोल को परिभाषित करना है, यानी कि भौतिक भूगोल की परिभाषा लिखना है और भौतिक भूगोल की परिभाषा लिखते हुए क्या करना है, उसके विषय क्षेत्र की विवेचना करना है। यानी कि जो भौतिक भूगोल है, भौतिक भूगोल के कौन कौन से विषय क्षेत्र हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले भौतिक भूगोल की परिभाषा लिखना है और भौतिक भूगोल की परिभाषा लिखते हुए क्या करना है, उसके विषय क्षेत्र की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, भूसन्नति क्या है। यहाँ पर दोस्तों दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ कि भूसन्नति क्या है, भूसन्नति क्या होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको भूसन्नति के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, चट्टानें क्या है स्पष्ट कीजिए। यानी कि दोस्तों तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि चट्टानें क्या है, चट्टानें क्या होती है। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि चट्टान क्या होता है और इसको क्या करना है, इसको स्पष्ट करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रवाह व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। यहाँ पर दोस्तों चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रवाह व्यवस्था क्या होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको प्रवाह व्यवस्था के बारे में बताना है, यानी कि प्रवाह व्यवस्था से आप जो कुछ भी समझते हैं यहाँ पर दोस्तों आपको प्रवाह व्यवस्था के बारे में लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, वायुमंडल के संगठन का उल्लेख कीजिए, उसमें कौन सी गैसें रहती है। यानी कि दोस्तों पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि जो वायुमंडल है, यहाँ पर दोस्तों आपको वायुमंडल के संगठन का उल्लेख करना है और बताना है कि उसमें कौन सी गैसें रहती है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, वायु राशि की परिभाषा दीजिए। यानी कि दोस्तों छठा क्वेश्चन कह रहा है कि वायु राशि क्या होती है, वायु राशि की परिभाषा यहाँ पे आपको देना है, यानी कि वायु राशि के बारे में आपको लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, सागरीय जल की लवणता पर टिप्पणी लिखिए। यानी कि दोस्तों सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि जो सागरीय जल होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको सागरीय जल की लवणता पर टिप्पणी लिखना है, यानी कि सागरीय जल की जो लवणता होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको सागरीय जल की लवणता पर क्या करना है, टिप्पणी लिखना है, यानी कि सागरीय जल की लवणता के बारे में आपको बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, जीवमंडल की संकल्पना बताइए। यानी कि दोस्तों आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि जो जीवमंडल होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको जीवमंडल की संकल्पना के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, आग्नेय शैलों की उत्पत्ति तथा रचना बताइए। यानी कि दोस्तों नौवां क्वेश्चन कह रहा है कि जो आग्नेय शैल होते हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको आग्नेय शैलों की उत्पत्ति के बारे में बताना है और उसकी रचना के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अपर्दन चक्र से क्या अभिप्राय है। यहाँ पर दोस्तों 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि अपर्दन चक्र क्या होता है, अपर्दन चक्र से क्या समझते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको 10वें क्वेश्चन के अंदर अपर्दन चक्र के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, हिमनद या हिमानी से आप क्या समझते हैं। यहाँ पर दोस्तों 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो हिमनद होता है या जो हिमानी होता है, हिमनद या हिमानी से आप क्या समझते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप जो कुछ भी समझते हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको हिमनद या हिमानी के बारे में आपको बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यानी कि दोस्तों 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की विशेषताओं को क्या करना है, वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्षा के प्रमुख प्रकार बताइए तथा संवहन वर्षा की विशेषताएं लिखिए। यानी कि दोस्तों 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो वर्षा होता है, यहाँ पर दोस्तों वर्षा कितने प्रकार का होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको वर्षा के प्रमुख प्रकारों के बारे में बताना है और संवहन वर्षा क्या होती है, यहाँ पर दोस्तों आपको संवहन वर्षा की विशेषताएं लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, समुद्री जल के तापमान को प्रभावित करने वाले कारकों का विवरण प्रस्तुत कीजिए। यानी कि 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो समुद्री जल होता है, समुद्री जल के तापमान को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको समुद्री जल के तापमान को प्रभावित करने वाले कारकों का विवरण प्रस्तुत करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रवाल भित्ति से क्या आशय है, व्याख्या कीजिए। यानी कि 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि प्रवाल भित्ति क्या होता है, प्रवाल भित्ति से आप क्या समझते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको प्रवाल भित्ति के बारे में बताना है, यानी कि प्रवाल भित्ति क्या होता है, प्रवाल भित्ति के बारे में आपको लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 16वां
16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्रुवीय वताग्र सिद्धांत की विवेचना कीजिए। यानी कि जो 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि ध्रुवीय वताग्र क्या होता है। यहाँ पे दोस्तों आपको ध्रुवीय वताग्र सिद्धांत के बारे में बताना है, यानी कि ध्रुवीय वताग्र सिद्धांत की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रवाल भित्तियों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। यानी कि दोस्तों 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि प्रवाल भित्ति क्या होता है। यहाँ पर दोस्तों प्रवाल भित्ति कितने प्रकार का होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको प्रवाल भित्तियों के प्रकारों का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, नदी अपहरण क्या है स्पष्ट कीजिए। यानी कि दोस्तों 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि नदी अपहरण क्या होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको नदी अपहरण के बारे में बताना है और इसको क्या करना है, स्पष्ट करना है। तो ये दोस्तों टोटल आपके 18 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहला प्रश्न दिया हुआ है, भौतिक भूगोल का अर्थ समझाइए, इसके विषय क्षेत्र के महत्व को समझाइए। यानी कि दोस्तों पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भौतिक भूगोल क्या होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले भौतिक भूगोल का अर्थ समझाना है और उसके बाद से इसके विषय क्षेत्र की महत्व को समझाना है। यानी कि जो भौतिक भूगोल है, भौतिक भूगोल किन किन क्षेत्रों में कार्य करता है। यहाँ पर दोस्तों आपको भौतिक भूगोल के विषय क्षेत्र के बताना है और इसके महत्व को समझाना है कि भौतिक भूगोल का क्या महत्व होता है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। यानी कि दोस्तों दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो वेगनर है, यहाँ पर दोस्तों आपको वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन की आलोचना करना है और उसकी विवेचना करना है। यानी कि जो वेगनर है, यहाँ पर दोस्तों आपको वेगनर की महाद्वीपीय विस्थापन की आलोचना करना है, यानी कि उसकी कमियां निकालना है और उसकी क्या करना है, व्याख्या करना है, यानी कि विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, भू संतुलन पर एक निबंध लिखिए। यानी कि भू संतुलन क्या होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको भू संतुलन पर क्या करना है, भू संतुलन पर एक निबंध लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, अवसादी चट्टानों की उत्पत्ति, विशेषताओं एवं प्रकारों का वर्णन कीजिए। यानी कि दोस्तों चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि जो अवसादी चट्टान होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको अवसादी चट्टानों की उत्पत्ति के बारे में बताना है, विशेषताओं के बारे में बताना है एवं अवसादी चट्टानों के प्रकारों को वर्णन करना है। यानी कि जो अवसादी चट्टान होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले अवसादी चट्टान की उत्पत्ति के बारे में बताना है कि अवसादी चट्टान की उत्पत्ति कैसे होता है। उसके बाद दोस्तों आगे पूछ रहा है कि अवसादी चट्टान की विशेषता क्या है। यहाँ पर दोस्तों आपको दूसरे नंबर पर अवसादी चट्टान की विशेषता बताना है और उसके बाद दोस्तों अवसादी चट्टान कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको अवसादी चट्टानों के प्रकारों के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, नदी अपरदन द्वारा उत्पन्न भू आकारों का विश्लेषणात्मक वर्णन कीजिए। यानी कि दोस्तों पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि जो नदी होता है, नदी अपरदन द्वारा उत्पन्न भू आकारों का क्या करना है, विश्लेषणात्मक वर्णन करना है। यानी कि यहाँ पर दोस्तों आपको अच्छे तरीके से व्याख्या करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, हिमनद की अपरदन से निर्मित भू दृश्यों का वर्णन कीजिए। यानी कि दोस्तों छठा क्वेश्चन कह रहा है कि जो हिमनद होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको हिमनद के अपरदन से निर्मित भू दृश्यों का वर्णन करना है। यानी कि जो हिमनद होता है उससे जो अपरदन होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको हिमनद के अपरदन से निर्मित भू दृश्यों क्या करना है, वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, सूर्य तप के वितरण पर वायुमंडल के प्रभाव को बताइए। यानी कि दोस्तों सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि जो सूर्य तप होता है, यानी कि जो सूर्य का ताप होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको सूर्य तप के वितरण पर वायुमंडल के प्रभाव को बताना है। यानी कि सूर्य तप के वितरण पर जो वायुमंडल का प्रभाव होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको वायुमंडल के प्रभाव के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, वायु राशि क्या है उसका वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। यानी कि दोस्तों आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि वायु राशि क्या होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको वायु राशि के बारे में बताना है और वायु राशि कितने प्रकार का होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको वायु राशि का वर्गीकरण करना है और यहाँ पर दोस्तों आपको वर्गीकरण क्या करना है, यहाँ पे व्याख्या करना है कि प्रस्तुत करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति की व्याख्या कीजिए तथा प्रशांत महासागर की धाराओं का वर्णन कीजिए। यानी कि दोस्तों नौवां क्वेश्चन कह रहा है कि जो महासागरीय धाराएं हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति कैसे होती है इसकी व्याख्या करना है और प्रशांत महासागर की धाराओं का वर्णन करना है। यानी कि जो प्रशांत महासागर है, यहाँ पर दोस्तों आपको प्रशांत महासागर की धाराओं का वर्णन करना है और महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति कैसे हुई है, यहाँ पर दोस्तों आपको महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति की व्याख्या करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, जियोम से आप क्या समझते हैं उसके प्रकार बताइए एवं किसी एक का वर्णन कीजिए। यानी कि दोस्तों 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि जियोम क्या होता है, जियोम से आप क्या समझते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको जियोम के बारे में बताना है और उसके प्रकार के बारे में बताना है कि जियोम कितने प्रकार का होता है और किसी एक का वर्णन करना है। तो ये दोस्तों टोटल आपके 10 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन दोनों तरह के प्रश्नों को किसी किताब से सीरीज से मिला करके याद कर लीजिए या फिर अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको दे दूंगा। दोस्तों आज इस वीडियो को मैं ही पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।